गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? लास्ट हम लोग हिंदी मीडियम का चौथा सेशन किए थे और उसमें डिस्कस किए थे क्रिटिकल एंगल के अबाउट और सर्कुलर एपर्चर का एरिया देखे थे। तो चलिए आज के सेशन में, आज हम लोगों का 5वां सेशन है हिंदी मीडियम का। सभी लोग प्रीवियस सेशन को प्रैक्टिस करके रखिए तो अगला सेशन आपको अच्छे से समझ में आएगा और घर में अच्छे से पढ़ाई करिए। देखिए, वक्त रहते हुए पढ़ाई कर लीजिए, वक्त गुजर जाएगा तो फिर पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। समय के साथ पढ़ाई अच्छी होती है, आपके उम्र के साथ पढ़ाई होनी चाहिए। आप समझते होंगे कि फिर ऑफलाइन आएंगे तो पढ़ लेंगे, तो टाइम गुजर जाएगा तो कम ही टाइम में फिर बहुत ज़्यादा सिलेबस पढ़ना होगा, तो वो अच्छा नहीं होता है। एक ही बार बहुत खाना नहीं खा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा खाना खाना होगा। तो उसी तरह से एवरी डे का सेशन आप लोग करते जाइए, लिखते जाइए और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते जाइए। और सारा न्यूमेरिकल हम भेज भी देंगे, जितना डीपीपी है वो भी डाल देंगे आप लोगों के ग्रुप पे, उसको बनाइएगा। तो अभी फ़िलहाल लास्ट क्लास में एक न्यूमेरिकल किए थे, आज के क्लास में हम लोग सेकेंड न्यूमेरिकल करते हैं और उसके बाद एनसीईआरटी करेंगे, फिर धीरे धीरे न्यूमेरिकल करते हुए अगला टॉपिक करेंगे। तो देखिए, लास्ट क्लास में साइन सी इक्वल टू μ1 बाई μ2, v2 बाई v1, λ2 बाई λ1 किए थे और r इक्वल टू h बाई रूट अंडर μ स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू h इंटू 10c। r इक्वल टू h बाई रूट अंडर μ स्क्वायर माइनस 1 h 10c। तो देखिए, एक न्यूमेरिकल आप पहले से लिखा हुआ है, इस न्यूमेरिकल को देखिएगा, बहुत ही इजी है ये और लास्ट बोर्ड में भी पूछा हुआ न्यूमेरिकल है ये। एक मछली पानी के अंदर, सबसे पहले हम लास्ट क्लास में ये भी बोले थे कि फिगर ड्रॉ कर लीजिए। ये फिगर ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ पे एक फिश है, ये फिश है। तो ये जो h है ये √7 सेंटीमीटर दिया हुआ है और वाटर है। ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है कि 4/3 होता है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, रेडियस फाइंड आउट करना। तो रेडियस कितना होता है, h बाय रूट अंडर μ स्क्वायर माइनस 1। तो h जो है √7 है, रूट अंडर 4/3 का होल स्क्वायर माइनस 1, ये r हो गया। तो √7 बाय 16/9 माइनस 1, तो ये आपका हो जाएगा r इक्वल टू √7 बाय 16 माइनस 9/9। तो √7 बाय √7/3, ये कैंसिल आउट, 3 ऊपर चला जाएगा तो r जो निकल गया ये 3 सेंटीमीटर आपका निकल गया। तो ये सॉल्यूशन फिगर बना के ले लीजिए, फिर हम एक एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल करते हैं, इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। तो देखिए, एक एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, ये एनसीईआरटी का पेज नंबर 346 में क्वेश्चन नंबर 9.5 होगा। क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या है कि ये वाटर है टैंक में, ये डेप्थ 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है,
एच जो है आपका 80 सेंटीमीटर है, इसको आप लोग लिख सकते हैं 0.8 मीटर, 0.8 मीटर। इसमें वाटर भरा हुआ है। तो देखिए यहां पे क्या कह रहा है, ये यहां पे फिश है और ये सर्कुलर बाउंड्री बनाएगा। सर्कुलर एपर्चर का एरिया कह रहा है निकालने के लिए, इसका म्यू 4/3। तो सबसे पहले एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए, ये जो है, ये जो सर्कुलर एपर्चर बना है तो इसका रेडियस चाहिए। तो रेडियस का फॉर्मूला हम कल बताए थे, डेप्थ है गिवन। तो देखिए रेडियस को लिखे थे h/√अंडर म्यू स्क्वायर माइनस 1, h/√अंडर म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो h 0.8 है, म्यू जो है 4/3 का होल स्क्वायर माइनस 1। तो 0.8 16/9 माइनस 1, ये r निकलेगा। 0.8/√7/3, 3 ऊपर चला जाएगा तो r जो निकलेगा 0.8 इंटू 3/√7, तो 2.4/√7, ये r निकल गया। और एरिया जो लिखिएगा, एरिया क्या लिख देंगे, पाई r स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू 22/7, r 2.4/√7 का होल स्क्वायर, ये आपका एरिया निकल गया। तो ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल लिख लीजिएगा और फिर ये न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। देख लीजिए, एक न्यूमेरिकल और देते हैं, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल को लिख देते हैं और समझिएगा, समझा के बता देते हैं, समझ जाएगा। देखिए न्यूमेरिकल क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, देखिए एन ऑब्जेक्ट is placed in front of a concave mirror of radius of curvature 10 centimeter, of radius of curvature 10 centimeter. A glass slab of thickness, a glass slab of thickness 3 centimeter, slab of thickness 3 centimeter and refractive index 1.5 is placed close to the mirror in the space between the object close to the mirror in the space between the object and two mirror, and between object and mirrors. Find the position of final image. Find the position of final image.
21 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। देखिए इस क्वेश्चन को समझाते हैं, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इससे ना शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट सीखिएगा। जैसे हम क्या बोले थे, कोई ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है, सघन माध्यम में है, उसको हम विरल माध्यम से देखेंगे तो ऑब्जेक्ट थोड़ा क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो शिफ्टिंग के कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए ये मिरर है आपका, और ये ऑब्जेक्ट है यहां पे, ये 21 सेंटीमीटर पे है। ये ऑब्जेक्ट 21 सेंटीमीटर पे है। अब क्या किए, यहां पे एक, अभी ये मिरर के लिए, अभी ये दर्पण के लिए, ये गोलीय दर्पण है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अभी कितना है, 21 सेंटीमीटर है। अभी जब हम ग्लास नहीं रखे हैं, देखिए समझिए इस क्वेश्चन को बढ़िया से समझिए। अभी हम ग्लास बीच में नहीं रखे हैं तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 21 सेंटीमीटर है। पर जब हम ग्लास रख देंगे यहां पे, ये जो ग्लास रख देंगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, ग्लास रख देंगे तो ये डेंसर मीडियम हो गया। तब ये क्या होगा, रेज्ड हो जाएगा, शिफ्टिंग हो जाएगा। जैसे ही बीच में डेंसर मीडियम रखे, ये 3 सेंटीमीटर है कैपिटल एच, तो ये शिफ्ट कर जाएगा। देखिए क्यों शिफ्ट करेगा, यहां से लाइट गया, यहां से गया, रेयर से डेंसर में जाएगा तो नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगा, नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगा। अब फिर ये नॉर्मल से दूर चला जाएगा। अब जो इसको नीचे पीछे खींचिएगा, ये यहां हो गया, मीन्स ये इतना तो शिफ्टिंग हो गया, ये जो हो गया ये एक्स शिफ्टिंग हो गया। अब ऑब्जेक्ट मिरर के लिए यहीं पे दिखेगा। देखिए ये ऐसे जा रहा था, डेंसर में गया, नॉर्मल की ओर मुड़ा, फिर यहाँ पे नॉर्मल से दूर भाग गया, ये यहाँ जाएगा। इसको पीछे खींचिए तो यहाँ मिलेगा। यानी स्लैब के कारण, ये जो हम ग्लास का स्लैब दिए हैं यहाँ पे, इसके कारण ये ऑब्जेक्ट थोड़ा इधर आ गया। अब देखते हैं हम कितना ऑब्जेक्ट उधर शिफ्ट किया। एक्स का फॉर्मूला आपके पास क्या, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया हुआ, देखिएगा क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन पॉज करके लिख लीजिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन बताते हैं। हम निकाल लेते हैं कि वो शिफ्टिंग कितना हुआ है। तो शिफ्टिंग म्यू जो है उसका 1.5 दिया हुआ ग्लास का। तो x का फॉर्मूला बताए थे कैपिटल H 1 माइनस 1 बाय म्यू, तो कैपिटल H 3 है, 1 माइनस 1 बाय 1.5, ये चला जाएगा 10, 3 इंटू 1 माइनस 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3, तो 3 माइनस 2, तो 3 इंटू 1 बाई 3, ये कैंसिल आउट हो गया। तो x जो हो गया, x ये 1 सेंटीमीटर हो गया, मीन्स ये 1 सेंटीमीटर उधर शिफ्ट हो गया, ये 1 सेंटीमीटर उधर शिफ्ट हो गया। हेलो ध्यान से देखिएगा, 1 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट हो गया, मीन्स अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना, u वस्तु की दूरी जो बचा वो 20 ही ना बचा। अब पहले 21 था और ये इधर शिफ्ट हो गया 1 सेंटीमीटर से, तो कितना बचा, 20 सेंटीमीटर बचा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोग कितना लेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो लेंगे ये, अब देखिएगा इसका फाइनली यहां देखिएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इक्वल टू -20 हो गया, और रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 है, तो फोकल लेंथ -5 हो गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका r जो था, r कितना था, 10 सेंटीमीटर गिवन था, तो फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, आधा हो जाएगा। और इधर है तो इधर का डिस्टेंस निगेटिव लेते हैं, लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर डिस्टेंस निगेटिव होता है, तो f जो है -5, u -10, तो फार्मूला क्या लिखेंगे, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। तो 1/v इक्वल टू, यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिएगा, इतना लिखिए, हम कैलकुलेट कर देते हैं आपको। देखिए यहाँ
ये हम यहीं पे लिख देते हैं। देखिए यहाँ सॉल्यूशन u इक्वल टू -20 हो जाएगा, f इक्वल टू -5, तो 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f, तो 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, तो 1/-5 माइनस 1/-20, तो माइनस माइनस प्लस, तो -1/5 प्लस 1/20, ये 1/v। एलसीएम ले लीजिएगा 20, 5 4 जा 20, -4 प्लस 1, तो ये v कितना निकल जाएगा, -3/20, तो v इक्वल टू 20/3 हो जाएगा। इसको लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे ये v जो हो गया, ये 1/v इक्वल टू -3/20, तो v इक्वल टू -20/3 सेंटीमीटर, ये फाइनल इमेज का डिस्टेंस हो गया, v इक्वल टू -20/3। क्लियर हो गया। अब चलिए न्यू टॉपिक पे चलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पहले इसको एक न्यू टॉपिक अब देखिए स्टार्ट करते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए ये क्या होता है समझिए, पहले 2 4 5 एग्जाम्पल देते हैं आपको, तब फिर समझाते हैं। जस्ट अ मिनट। हाँ देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन 2 4 एग्जाम्पल हम कैसे दे रहे थे। देखिए आप सबसे एक अच्छा एग्जाम्पल देखिए, कभी धूप में एकदम बस से जा रहे हैं रोड पे, गर्मी का दिन होता है, तो देखिएगा धूप रोड पे दूर में पानी दिखेगा, है ना। जब वहां पहुंचिए तो पानी नहीं रहता है। क्यों? इस वजह से, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के वजह से। मीन्स कहने का सेंस है कि देखिए क्यों होता है वो भी हम बताते हैं। पहले एग्जाम्पल सारा सुन लीजिए। पानी में एयर का बुलबुला, वायु का बुलबुला घुस जाता है तो वो चमकता है, वो किस वजह से? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के वजह से। तीसरा, डायमंड का ब्राइटनेस जो है, हीरा जो चमकता है, किस वजह से? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के वजह से। तो ये सब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एग्जाम्पल है। अब आते हैं हम लोग कि ये होता क्या है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए बहुत अच्छा है, जो क्रिटिकल एंगल समझ गए वो बहुत आराम से समझ जाइएगा। ये आपका डेंसर मीडियम है, सघन माध्यम, ये विरल माध्यम, ये सघन। ये जो आई है जब C से छोटा होगा तो ऐसे जाएगा, जब ये एग्जैक्टली C के बराबर हो जाएगा तो ये 90 डिग्री पे जाएगा। और जैसे ही क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा, देखिए जैसे ही क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा, ये जो आई C से बड़ा होगा तो ये इसमें वापस आ जाएगा। देखिए क्या हुआ, जब C से कम है तो नॉर्मल से दूर भागा, जब C के बराबर हुआ तो ये जो है 90 डिग्री हुआ, और C से अधिक हो जाएगा तो फिर उसी मीडियम में लौट गया। यानी कहने का मतलब, जब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण,
तो उसी सघन माध्यम में फिर से वापस लौट जाएगा। अरे समझे, देखिए कितना अच्छा चीज है। उसी माध्यम में फिर से वापस लौट जाएगा। कब? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया तब। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, अब हम आपको समझाते हैं वो वाला। देखिएगा रोड वाला, क्यों वो आपको चमकता दिखाई देता है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। ये आप गाड़ी से जा रहे हैं, ये रोड है। क्या होता है ना, गर्मी के दिन में रोड काफी गर्म हो जाता है, तो नीचे का जो लेवल रहता है पानी का, सॉरी एयर का जो नीचे का लेवल होता है ऊपर के अपेक्षा ज्यादा गर्म हो जाता है, क्योंकि हीट को रेडिएट करता है कौन? रोड। पहले रोड हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, सोख लिया, तो फिर हीट को छोड़ा, तो नीचे का लेवल जो होता है एयर का वो ज्यादा गर्म हो जाता है ऊपर की अपेक्षा। मीन्स ये जो लेयर होगा, ये जो लेयर होगा, ये जो लेयर होगा, तो ये लेयर ज्यादा गर्म हो जाएगा, नीचे वाला लेयर ज्यादा गर्म हो जाएगा। तो नीचे वाला लेयर ज्यादा गर्म होगा तो हल्का हो जाएगा। जैसे ही हल्का होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट जाएगा, अपवर्तनांक घट जाएगा, तो ये विरल माध्यम, ये सघन माध्यम, फिर ये विरल हो जाएगा, ये सघन, मतलब ऊपर वाला सघन, नीचे वाला विरल। ऊपर वाला डेंसर मीडियम, नीचे वाला रेयर मीडियम। हेलो सुनिए ना, ऊपर वाला सघन, नीचे वाला विरल माध्यम हो जाएगा। फिर से हम इसको रिपीट करते हैं। गर्म दिन में क्या होता है, रोड, नीचे का रोड गर्म हो गया, हीट एब्जॉर्ब कर लिया, फिर धीरे धीरे रेडिएट करता है, तो नीचे वाला लेयर ज्यादा गर्म हो जाता है, तो गर्म होने से हल्का हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट जाता है, तो नीचे वाला विरल, जस्ट उसके ऊपर वाला सघन। जैसे 1 2 3, 1 और 2 में कंपेयर करेंगे तो 1 विरल माध्यम, 2 सघन माध्यम। 2 और 3 में कंपेयर करेंगे तो 3 सघन माध्यम, 2 विरल माध्यम हो जाएगा। फिर और ऊपर ले लीजिए, ये ऊपर ले लीजिए 4 सघन माध्यम हो जाएगा, फिर ये विरल माध्यम होगा। तो यानी जो ऊपर से लाइट आएगी तो कैसे माध्यम में गुजरेगी? सघन से विरल, फिर सघन से विरल, सघन से विरल, मतलब आते जाएगी, अपवर्तनांक घटता जा रहा है, सघन से विरल, सघन से विरल, सघन से विरल जाता जा रहा है, तो अभिलंब से दूर भागता जाएगा ये। तो ये अभिलंब से दूर भागता जाएगा, देखिए अभिलंब से दूर भागता जाएगा, ये अभिलंब से दूर भागता, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो मीन्स इसको हम ऐसे कहते हैं, देखिए ये अभिलंब से दूर भागता जाएगा, भागता जाएगा, भागता जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो आ रहा है यहाँ से, ये जो आ रहा है, तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा, और जैसे ही क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा ये क्या होगा, ये लौट जाएगा इसी मीडियम में। ठीक है, ये ऐसे आएगा, ये लौट जाएगा, ये ऐसे आएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये ऐसे आएगा, इसके आई पे आएगा, ये ऐसे आएगा, इसके आई पे आएगा, ये ऐसे आएगा, इसके आई पे आएगा। तो बहुत सारा रे ऑफ लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है, और जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, तो फिर उसी मीडियम में लौट जाएगा और इसके आई पे पड़ेगा, तो इसको लगेगा यहाँ पे कि वाटर है, फिर वहाँ पहुँचेगा तो फिर आगे लगेगा, फिर वहाँ पहुँचेगा तो फिर आगे लगेगा। अब देखिए इसी तरह से एयर बबल पानी है, ये समझिए, इधर समझिएगा, समझा हुआ चीज याद रहेगा। एलो समझिए, ये यहाँ पे एयर का बुलबुला है, वायु का बुलबुला है, ये वायु का बुलबुला है, तो बाहर में वाटर है, तो वाटर डेंसर मीडियम और एयर रेयर मीडियम। जल जो होगा ये सघन माध्यम, और जो वायु होगा ये विरल माध्यम। तो सघन से विरल माध्यम में जाएगा, और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा है, तो फिर वापस आ जाएगा, फिर वापस आ जाएगा, फिर वापस आएगा, मतलब बहुत सारा रे ऑफ लाइट वापस आकर के मेरे आई पे आएगा, तो ये क्या दिखाई देगा, चमकता हुआ दिखाई देगा। मीन्स क्या हुआ, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस, जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर प्रकाश की किरण उसी सघन माध्यम में वापस लौट जाएगा, जिसको हम लोग कहेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण वायु का बुलबुला क्या होता है,
चमकने लगता है। तो देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन को हम लोग क्या लिखेंगे, क्या बोलिए, यादी हो जाएगा जब ये डेंसर से रेयर में जाएगा और एंगल ऑफ इंसिडेंस मीन्स आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाएगा, तो पुनः प्रकाश की किरण उसी सघन माध्यम में वापस लौट जाएगा, जिस घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई प्रकाश की किरण आपतन कोण आपतन किरण क्रांतिक कोण से अधिक मान पर आपतित होती है तो प्रकाश की किरण पुनः उसी सघन माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। देखिए ये है, यहां से बनाते हैं। I इक्वल टू सी है यहाँ पे, तो देखिए ये टच करता हुआ चला जाएगा ये 90 डिग्री पे, और जब यहाँ पे I ग्रेटर देन सी हो जाएगा तो फिर ये इसी मीडियम में वापस लौट जाएगा। ठीक है, ये चीज कहलाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब आई सी से बड़ा हो जाएगा तो देखिए यहां पे फिगर से देखिएगा, ये जो है आई सी से छोटा है तो उस मीडियम में चला गया, जब आई सी के बराबर है तो 90 डिग्री बना के जाएगा, और जब आई ग्रेटर देन सी हो जाएगा तो फिर ये उसी मीडियम में वापस लौट आएगा, और इसी फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है,
तो ये तीनों फिगर देखिए, एक लेफ्ट में बना लीजिएगा, एक मिड में बना लीजिएगा, एक राइट में, और ये हो गया आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अच्छा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन क्या चाहिए? दो कंडीशन चाहिए। लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, और दूसरा सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। तो वो कंडीशन भी लिख देते हैं, इसको लिख करके फिगर ड्रॉ कर लीजिए। कंडीशन देखिए, दो कंडीशन हो गया। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए दो कंडीशन। फर्स्ट जो लिखिएगा, प्रकाश सघन माध्यम से, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए। विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या लिखिएगा, सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। ये दो कंडीशन होगा तब हमारा क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इसका एग्जाम्पल भी लिख देते हैं। हाँ, इसका एग्जाम्पल देखिए, जल में स्थित वायु का बुलबुला पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। जल में स्थित वायु का बुलबुला पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है, ठीक है। दूसरा, हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। तीसरा एग्जाम्पल लीजिएगा, रेगिस्तान में, डिजर्ट में जो पेड़ होता है वो उल्टा प्रतीत होता है। किस वजह से? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। रेगिस्तान में गर्मियों के गर्म दिन में पेड़ उल्टा प्रतीत होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, गर्मियों के गर्म दिन में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण पेड़ उल्टा प्रतीत होता है। समझ गए? ये एग्जाम्पल हो गया। ये एग्जाम्पल पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। अब जो है हम आपको इसमें
एक न्यूमेरिकल कराते हैं, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है। इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। देखिए एक न्यूमेरिकल है, बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल है, हम आपको बताते हैं ना, ये आप बहुत अच्छा से बना लीजिएगा। समझाते हैं, ये न्यूमेरिकल लास्ट न्यूमेरिकल है, इसको देखिएगा ठीक से, अच्छे से हो जाएगा। देखिए ये न्यूमेरिकल बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल है, इसको देखिएगा ध्यान से। ये थीटा है, तो कह रहा है कि एक रे ऑफ लाइट यहां से नॉर्मली आया, ये वाटर है और ये ग्लास है, ये ग्लास का प्रिज्म है। देखिए ये ग्लास है, ये वाटर है, तो आप ग्लास का जानते हैं 3/2 और वाटर का जानते हैं 4/3, ये 1.5 और ये 1.33। तो डेंसर कौन हो जाएगा? ग्लास। सघन माध्यम कौन हो जाएगा? ग्लास। अविरल माध्यम कौन होगा? वाटर। तो यहां पे देखिए कह रहा है कि नॉर्मल हुआ, ये नॉर्मली फॉल किया, तो ये नॉर्मली चला जाएगा। अब कह रहा है ये थीटा क्या होगा, तो यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ करिए आप। ये जो आई है, कह रहा है ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये सी है, ये ए है, ये बी है। तो कह रहा है ये जो लाइट गया है ये एसी पे पहुंच जाए। तो सुनिए, एसी पे पहुंच जाए, ध्यान से सुनिए, ये आया नॉर्मली, नॉर्मली ही जाएगा। अब यहां ये सघन माध्यम, ये विरल माध्यम, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए दो शर्त, सघन से विरल में जाना चाहिए पहला शर्त, और दूसरा शर्त इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, उसी माध्यम में लौट जाएगा। जब इसी माध्यम में लौट जाएगा तो देखिए ये कहां पहुंचेगा? एसी पे पहुंचेगा क्या? ये जो होगा ये आएगा यहां से, ये एसी पे पहुंच जाएगा। समझे क्या? मेरे कहने का मतलब है ये जो आई है, ये आई क्या होना चाहिए? क्रिटिकल एंगल से अधिक होना चाहिए, तब न जाकर के ये सघन है, ये विरल है। देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए क्या कंडीशन? दो कंडीशन, ये सघन से विरल में जाना चाहिए, दूसरा कंडीशन आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। तो जैसे ही आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाएगा तो ये उसी माध्यम में लौट जाएगा, पानी में नहीं जाएगा, क्योंकि पानी इसके लिए विरल माध्यम है। देखिए ये 1.5, ये 1.33। तो जैसे ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा तो फिर ये एसी पे पहुंच जाएगा, पानी में नहीं जाएगा। और यदि आई सी के बराबर हो गया तो इसको टच करते हुए जाएगा, और यदि आई लेस देन सी हुआ तो पानी में चला जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, आई लेस देन सी हो गया तो पानी में चला जाएगा, सी के बराबर हो गया तो सरफेस को टच करते जाएगा, और आई सी से अधिक हो जाएगा तो फिर उसी मीडियम में चला जाएगा। तो देखिए पहले आप दो बातें करिए, ये आई जो है सी से बड़ा होना चाहिए। हम ये आई है तो ये 90 माइनस आई ये वाला, और ये 90 है, तो थीटा प्लस 90 माइनस आई। देखिए ये वाला जो कोण है ये 90 माइनस आई है। इस ट्रायंगल में देखिए
ये वाला ट्रायंगल में देखिए, ये वाला त्रिभुज में थीटा प्लस 90 माइनस आई इक्वल टू 180 डिग्री, ये कैंसिल, बस थीटा बराबर आई। थीटा को आई रख सकते हैं, आई को थीटा रख सकते हैं आप। तो आई क्या होना चाहिए, सी से बड़ा होना चाहिए, तो हम क्रिटिकल एंगल निकाल लेते हैं। तो साइन सी बराबर क्या लिखे थे आपको, μ1/μ2 याद है, और μ1 विरल माध्यम और μ2 सघन माध्यम। तो विरल माध्यम कौन सा रखिएगा आप ही बताइए। तो ये μ1 विरल माध्यम कौन होगा, ये कम वाला वाटर, तो यहाँ μw लिखिएगा, और सघन माध्यम क्या होगा, ग्लास, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, μg। तो μw कितना है, μw 4/3 है, ये 3/2 है, 2 ऊपर चला जाएगा, तो साइन सी इक्वल टू हो जाएगा 8/9। तो सी इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 8/9, साइन इनवर्स 8/9 हो जाएगा। अब देखिए आई ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, वहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए आई ग्रेटर देन सी होना चाहिए। तो आई ग्रेटर देन सी, तो आई का वैल्यू क्या पुट कर देंगे, थीटा, और सी का वैल्यू क्या पुट कर देंगे, साइन इनवर्स 8/9, साइन इधर वही, मतलब थीटा जो हो गया कितना होना चाहिए, साइन इनवर्स 8/9, इससे बड़ा हो जाएगा साइन इनवर्स 8/9 से। तब वो जो लाइट है वाटर में नहीं जा कर के उसी ग्लास में लौट जाएगा और एसी सरफेस पर चला जाएगा। क्वेश्चन यही था, ये थीटा का मान कितना होना चाहिए कि ये रे ऑफ लाइट वाटर में ना जाए, ये एसी पे चला आए। तो हम क्या कर दिए, ये आई माने ये 90 माइनस आई, ये 90 माइनस आई हो जाएगा ये वाला एंगल, और ये 90, तो ये तीनों का सम 180 डिग्री, तो थीटा बराबर आई हो गया यहाँ पे। फिर हम साइन सी बराबर जानते थे μ1/μ2, तो μ1 के जगह पे μw और μ2 के जगह पे μg, तो सी निकाल लिए हम। तो क्या होना चाहिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए, आई सी से बड़ा होना चाहिए। तो आई के बदले थीटा रख दिए और सी के बदले साइन इनवर्स 8/9 रख दिए। तो थीटा का मान क्या होना चाहिए, साइन इनवर्स 8/9 से अधिक हो जाएगा थीटा का मान, तो क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, ये एसी पे चला आएगा। तो ये फिगर बना करके ये सॉल्यूशन लिख लीजिएगा, ठीक है। आज का क्लास हम लोग इसको पहले पॉज करके लिख लीजिएगा। फोर 4/3 इंटू 2/3, इसको पॉज करके लिख लीजिए। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे, नेक्स्ट सेशन में, तब इसके आगे इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एप्लीकेशन पढ़ेंगे। जैसे कि बहुत सारा एग्जाम्पल दिए थे हम आपको कि डायमंड जो चमकता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, वायु का बुलबुला पानी में घुस जाता है तो वो चमकता है किस वजह से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। रेगिस्तान में पेड़ उल्टा प्रतीत होता है किस वजह से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के वजह से। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए, तो वो क्या होगा कि उसी सघन माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। आज का सेशन कंप्लीट हो गया। थैंक यू।